ऑफिस से आने के बाद जैसे ही मैं घर में आई, एक सौंधी सी खुशबू मेरे पूरे तन मन में फैल गई। बैग को सोफे पर पटक कर हाथ मुंह धोकर मैं सीधे किचन में चली गई। कढ़ाई में तल रहे समोसों को देखकर पीछे से माँ के गले में बाहें डालकर बोली, अरे वाह माँ, आज तो आपने समोसे बनाकर मुझे खुश कर दिया। बोलिए आपको क्या चाहिए। तू खुद माँ बन गई है, पर अभी तक बचपना नहीं गया तेरा। ले जल्दी से खा कर बता कैसे बने हैं। प्लेट में समोसे और धनिया की चटनी डालकर देते हुए माँ ने हल्की सी चपत मेरे गाल पर लगा दी। माँ बन गई तो क्या, मैं आपकी बेटी नहीं रही। कहते हुए मैं समोसे खाने लगी। सर्दियों में माँ के हाथ के समोसों के हम सब दीवाने थे। मुझे याद है, माँ किलो किलो मैदे के समोसे बनाती और हम भाई बहन खाने में कंपटीशन करते और सारे समोसों को चट कर जाते थे। माँ को कुकिंग का बहुत शौक़ था, इसलिए शायद हम भाई बहन बहुत चटोरे हो गए थे। मैं बचपन की सुनहरी यादों में कुछ और खोती उससे पहले मेरे पति साहिल ने घर में प्रवेश किया और आते ही फरमान जारी किया, नीलम जल्दी से कड़क चाय बनाओ, सिर में तेज़ दर्द है। बेटा तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद के पनीर के समोसे बनाए हैं और कड़क चाय बस तैयार होने ही वाली है। अरे माँ, आप क्यों परेशान होती हो, इतनी बार आपसे कहा है कि आप बस आराम किया करिए, पर नहीं, आप नहीं मानती। बेटा हाथ पैर चलते रहेंगे तो बुढ़ापा आराम से कट जाएगा, पर अगर जाम हो गए तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी परेशान हो जाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत काम करती रहूँ तो ठीक है। ज़िंदगी भर तो काम में कोलू के बैल की तरह जुटे रहे और अब तुम आराम करने को कह रहे हो तो बताओ कैसे हो पाएगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा तो साहिल निशब्द से हो गए। हमें खिलाकर माँ अपनी प्लेट लगा कर ले आई और टीवी देखते हुए खुद भी खाने लगी। माँ की शुरू से आदत है कि जब तक घर के हर एक सदस्य को खिला नहीं लेंगी तब तक खुद नहीं खाएंगी। मैं चेंज करके कुछ देर आराम करने के उद्देश्य से बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही मन आज से 2 वर्ष पहले जा पहुंचा, जब एक दिन सुबह सुबह मेरे भाई अमर का मेरे पास फ़ोन आया। माँ और बाबूजी उस समय अमर के पास ही रहते थे। मेरे फ़ोन उठाते ही वो बोला, मैं तो परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। जब भी घर में आओ तो मानो लगता है 2 जासूस बैठे हैं घर में। हमारा इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दीदी आप ही कोई तरीका बताओ जिससे ये दोनों यहाँ से चले जाएं। अमर की बातें सुनकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उससे उम्र में 10 वर्ष बड़ी होने के बावजूद समझ नहीं पाई कि उसके प्रश्न का क्या जवाब दूं। जिस बेटे के जन्म के लिए माँ बाबूजी ने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, कितने मंदिर मस्जिद के दरवाजे खटखटाए और जिसके जन्म होने पर लगा मानो उनके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए हों, वही बेटा आज उन्हें जासूस कह रहा था। अपनी संतान की प्रगति से खुश होने वाले माता पिता अपने ही बेटे के घर में जासूस कैसे हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति में पुत्र को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने वाला कहा गया है। हमारे धर्म के रक्षकों ने इस पर और चाशनी चढ़ाई कि मरने के बाद पुत्र के द्वारा दी गई मुखाग्नि से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नहीं तो इंसान बस नर्क में ही जाता है। बस इसी मानसिकता के शिकार माँ बाबूजी इस कमर तोड़ती महंगाई में भी एक के बाद एक 3 बेटियों की कतार लगाते गए। इस बीच माँ के गर्भ में पल रही कुछ बेटियों को तो जन्म ही नहीं लेने दिया गया। खैर, इंतज़ार का फल मीठा होता है, ये कहावत हमारे घर में भी लागू हुई और अंत में जब बेटा हुआ तो लगा मानो साक्षात स्वर्ग के द्वार खुल गए हों। माँ बाबूजी को उनका वो अनमोल हीरा मिल गया था जो उनकी वृद्धावस्था को तारने वाला था। अपने हीरे जैसे भाई को पाकर हम बहनों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हर रक्षाबंधन और भाई दूज पर हमें ताऊजी के बेटों की राह देखनी पड़ती थी। अब वो औपचारिकता ख़त्म हो गई थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। हम तीनों बहनों की शादियां हो गई। दोनों बड़ी बहनें अपने परिवार के साथ विदेश जा बसी थी, इसीलिए साल 2 साल में एक बार ही आती थी। न केवल भाई अमर, बल्कि हम बहनों को पढ़ाने लिखाने में भी माँ बाबूजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब तक अमर भी इंजीनियरिंग करके दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी करने लगा था। मैं भी यहाँ मुंबई में एक बैंक में काम करती थी। भारतीय समाज में लड़के की नौकरी लगते ही उसकी बोली लगनी शुरू हो जाती है, इसीलिए अमर के लिए भी रिश्तों की लाइन लग गई थी। जब भी किसी लड़की का फ़ोटो आता तो माँ बाबूजी की खुशी देखते ही बनती थी। अपने बुढ़ापे का सुखमय होने का सपना देख रहे माँ बाबूजी को उस समय तगड़ा झटका लगा जब एक बार अमर छुट्टियों में घर आया और माँ बाबूजी की लड़की देखने की तैयारी देखकर घोषणा की, माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा, आप लोग मेरे लिए परेशान ना हो। अमर एक वाक्य में अपनी बात कहकर घर से बाहर निकल गया। ये सुनते ही माँ बाबूजी को गहरा झटका लगा। माँ कभी उस दरवाजे की तरफ देखती जहाँ से अभी अमर निकल कर गया था और कभी बाबूजी को।
अपने कानों सुनी बात पर वो भरोसा ही नहीं कर पा रही थी। अचानक किए गए अमर के इस विस्फोट से वो बुरी तरह घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, इसी दिन के लिए पैदा किया था इसे। इसे पता भी है कि कितने बलिदानों के बाद हमने इसे पाया है। क्या क्या सपने संजोए थे हमने बहू को लेकर। इसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बारे में। बाबूजी शायद मामले की गंभीरता को भांप नहीं पाए थे या अपने बेटे पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था। इसलिए वो माँ को दिलासा देते हुए बोले, मैं समझाऊंगा उसे, बच्चा है, समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा है, अपने पिता की बात ज़रूर मानेगा। माँ को भी बाबूजी की बातों पर और उससे भी ज़्यादा अपने बेटे पर भरोसा था। इसीलिए माँ बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है मजाक कर रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारे अरमानों पर पानी नहीं फेरेगा। चूँकि अगले दिन अमर वापस दिल्ली चला गया था, इसलिए बात नहीं हो पाई। पर अगली बार जब अमर आया तो बाबूजी ने एक लड़की वालों को भी आने का समय दे दिया। अमर ने उनके सामने बड़ा ही रूखा व्यवहार किया और लड़की वालों के जाते ही माँ बाबूजी पर बरस पड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा, फिर इन लोगों को क्यों बुलाया? वो मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है और ये रही उसकी फ़ोटो। कहते हुए अमर ने एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो टेबल पर पटक दी। अपने बेटे की बातों को चुप होकर सुन रही माँ ने लपक कर टेबल से फ़ोटो उठा ली। सामान्य से नैन नक्श और सांवले रंग की लड़की को देखकर उनका तो मुंह चढ़ गया और बोली, बेटा ये तो हमारे घर में काम वाली जैसी लगेगी। तुझे इसमें क्या दिखा जो लट्टू हो गया? माँ, मेरे लिए नैन नक्श और रंग नहीं बल्कि गुण और योग्यता मायने रखते हैं और शालिनी बहुत योग्य है। हाँ, एक बात और बता दूँ कि वो हमारी जाति की नहीं है। अमर ने कुछ सहमते हुए कहा। अपनी जाति की नहीं है मतलब? बाबूजी गरजते स्वर में बोले, मतलब वो जाति से शर्मा है। अमर ने दबे स्वर में कहा, शर्मा? यही दिन और देखने को रह गया था। ब्राह्मण परिवार की एक शर्मा की बेटी बहू बनकर आएगी। वाह वाह, इसी दिन के लिए तो पैदा किया था तुझे। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मुझे ये शादी कतई मंजूर नहीं। बाबूजी आवेश और क्रोध से कांपने लगे थे। किसी तरह माँ ने उन्हें संभाला। तो ठीक है, ये नहीं तो कोई नहीं। मैं आप लोगों की खुशी के लिए पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहूँगा। अमर अपना फैसला सुनाकर घर से बाहर चला गया था। उस दिन ना तो घर में खाना बना और ना ही किसी ने कुछ खाया। हर समय हंसी खुशी से गूंजते रहने वाले हमारे घर में ऐसी मनहूसियत छाई कि सबके जीवन से हंसी और खुशी ने मानो अपना मुंह ही फेर लिया हो। शादीशुदा होने के बावजूद हम बहनों को भी इस घटना ने कुछ कम प्रभावित नहीं किया। माँ बाबूजी का दुख हमसे देखा नहीं जाता था और भाई अपने पर अटल था। पर शायद समय सबसे बड़ा मरहम होता है। कुछ ही महीनों में बेटे के मोह में डूबे माँ बाबूजी को समझ आ गया था कि अब उनके पास बेटे की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिस घर की बेटियों को उनकी मर्जी पूछे बगैर ससुराल के लिए विदा कर दिया गया था, उस घर में बेटे की इच्छा का मान रखते हुए दूसरी जाति में शादी के लिए भी ज़ोर शोर से तैयारियां की गई। अमर माँ बाबूजी की कमज़ोर नस थी, इसलिए उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। खैर, गाजे बाजे के साथ हम सब शालिनी को हमारे घर की बहू बनाकर ले आए थे। सांवली रंगत और बेहद साधारण नैन नक्श वाली शालिनी, गोरे चिट्टे, लंबे कद काठी और बेहद सुंदर व्यक्तित्व के स्वामी अमर के आसपास ज़रा भी नहीं ठहरती थी। पर कहते हैं ना कि दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज़ है। एक तो बड़ा जनरेशन गैप, दूसरे लव मैरिज, तीसरे माँ बाबूजी की बहू से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षा। इन सब के कारण परिवार के समीकरण धीरे धीरे गड़बड़ाने लगे थे। बहू के आते ही जब माँ बाबूजी ने ही अपनी ज़िंदगी से अपनी ही पेट जाए बेटियों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका था, तो बेटे बहू के लिए तो वे खुद ही महत्वहीन हो गई थी। कुछ ही समय में बहू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। अमर और उसकी पत्नी शालिनी को परिवार के किसी भी सदस्य से कोई मतलब नहीं था। कुछ समय पहले ही शालिनी की डिलीवरी होने वाली थी। तब माँ बाबूजी गए थे अमर के पास। नवजात पोते के मुँह में बड़ी मुश्किल से 1 महीने तक रहे थे दोनों। तभी अमर ने मुझसे उन्हें वापस भोपाल आने का उपाय पूछा। मैंने भी उन्हें दिल्ली से भोपाल वापस आने के लिए राज़ी कर लिया था। अभी उन्हें आए कुछ ही महीने हुए थे कि अचानक एक दिन बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा और वे इस दुनिया से चल बसे। पीछे रह गई माँ अकेली। लोकलाज निभाते हुए अमर माँ को अपने साथ ले तो गया, परंतु वहाँ के दम घोटने वाले वातावरण और शालिनी के कटु व्यवहार के कारण वे वापस भोपाल आ गई और अब तो दोबारा दिल्ली जाने से साफ इनकार कर दिया। सोने पे सुहागा ये कि अमर और शालिनी ने भी माँ को अपने साथ ले जाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। मनुष्य का जीवन ही ऐसा होता है कि एक समस्या का अंत होता है तो दूसरी उठ खड़ी होती है। अचानक एक दिन माँ बाथरूम में गिर पड़ी
और अपना हाथ तोड़ बैठी। अमर ने इतनी छोटी सी बात के लिए भोपाल आना उचित नहीं समझा। बस फ़ोन पर ही हालचाल पूछकर फॉर्मेलिटी कर ली। दोनों बड़ी बहनें तो विदेश में होने के कारण यूं भी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त थी। बची मैं। इसलिए अमर का रुख देखकर मेरे अंदर बेटी का कर्तव्य भाव जाग उठा। फ्रैक्चर के बाद जब माँ को देखने गई तो उन्हें अकेला एक नौकरानी के भरोसे छोड़कर आने की मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी और मैं माँ को अपने साथ मुंबई लेकर आ गई। मैं कुछ और आगे की यादों में खो पाती तभी मेरे कानों में साहिल का स्वर गूंजा, कहाँ हो भाई, खाना वाना मिलेगा या नहीं? 9 बजने जा रहे हैं। मैंने अपने खुले बालों का जूड़ा बनाया और फटाफट किचन में जा पहुंची। देखा तो माँ ने रात के डिनर की पूरी तैयारी कर दी थी, बस केवल रोटियां बनानी बाकी थी। मैंने फुर्ती से गैस चलाई और सबको गर्मा गर्म रोटी खिलाई। सारे काम खत्म करके मैं अपने बेडरूम में आ गई। साहिल तो लेटते ही खर्राटे लेने लगे थे, पर मैं तो अभी अपनी सोच से बाहर ही नहीं आ पाई थी। आज भी वो दिन मुझे याद है जब मैं माँ को देखने गई। मैं वापस माँ को अपने साथ लेकर लौटी थी। मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए साहिल ने माँ के आने पर उत्साह नहीं दिखाया था, बल्कि घर आकर रूखे स्वर में बोले, ये सब क्या है नीलम? मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय तुमने कैसे ले लिया? कैसे मतलब? अपनी माँ को अपने साथ लाने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैंने भी कुछ व्यंग्यात्मक स्वर में जवाब दिया था। क्यों? अब क्यों नहीं ले गया इनका सगा बेटा इन्हें अपने साथ, जिसके लिए इन्होंने बेटी तो क्या दामादों तक को हमेशा नज़रअंदाज किया? साहिल, आखिर वो मेरी माँ है। वो नहीं ले गया तभी तो मैं लेकर आई हूँ। माँ है तो ऐसे तो नहीं छोड़ दूँगी। मेरी बात सुनकर साहिल चुप हो गए, पर कहीं ना कहीं अपनी बातों से मुझे जता गए कि माँ का यहाँ लाना उन्हें जचा नहीं। इसके बाद मेरी असली परीक्षा शुरू हो गई थी। अपने 20 साल के शादीशुदा जीवन में मैंने साहिल का जो रूप आज तक देखा नहीं था वो अब मेरे सामने आ रहा था। घर आकर सबसे बड़ा प्रश्न था हमारे 2 बेडरूम के घर में माँ को ठहराने का। 10 साल की बेटी तमन्ना के रूम में माँ का सामान रखा तो वो एकदम बिदक गई। अपने कमरे में राजकुमारी की तरह अब तक राज करती आई तमन्ना नानी के साथ कमरा शेयर करने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाया, तब कहीं मानी। पर रात को तो अपना तकिया और चादर लेकर उसने हमारे बेड पर ही अपने पैर पसार लिए कि आज तो मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगी, भले ही कल से नानी के साथ सो जाऊंगी। पर जैसे ही साहिल सोने के लिए कमरे में आए तो तमन्ना को बेडरूम में देखकर चौंक गए। ये सब क्या है? तमन्ना अपने रूम में क्यों नहीं सो रही? आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो, कल से तो तमन्ना नानी के साथ ही सोएगी। मैंने दबी आवाज़ में कहा कि कहीं माँ ना सुन ले। एडजस्ट ही तो करना है, और कर भी क्या सकते हैं। साहिल ने कुछ इस अंदाज में कहा मानो जो हो रहा है वो उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं आ रहा, पर उन्हें इग्नोर करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। माँ को सुबह जल्दी उठने की आदत रही है, सो सुबह 5 बजे उठकर उन्होंने किचन में बर्तन खड़खड़ाने शुरू कर दिए थे। मैं मुंह के ऊपर से चादर तान कर सब कुछ अनसुना करने की कोशिश करने लगी। अभी मेरी फिर से आंख लगी ही थी कि साहिल की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, नीलम, ये मम्मी की घंटी की आवाज़ बंद कराओ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैंने मुंह से चादर हटाई तो माँ की मंदिर की घंटी की आवाज़ मेरे कानों में भी शोर मचाने लगी। सुबह की सर्दी भरे दिनों में भी मैं रजाई से बाहर आई और किसी तरह माँ की घंटी की आवाज़ को शांत किया। जब से माँ आई मेरे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता। 2 दिन बाद रात को जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रही थी कि तमन्ना पिनपिनाते हुए बेडरूम में आई। मम्मी, मैं नानी के पास तो नहीं सो सकती, वो इतने खर्राटे लेती हैं कि मैं सो ही नहीं पाती। और वो रजाई तान कर सो गई। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। अगले दिन साहिल को जल्दी ऑफिस जाना था, पर जैसे ही वो सुबह उठे तो बाथरूम पर माँ का कब्जा था। उन्हें सुबह जल्दी नहाने की आदत जो थी। बाथरूम बंद देखकर साहिल अपना आपा खो बैठे। नीलम, मैं लेट हो जाऊंगा, मम्मी से कहो हमारे ऑफिस जाने के बाद नहाया करें। उन्हें कौन सा ऑफिस जाना है? अरे ऑफिस नहीं जाना है तो क्या हुआ बेटा, चाय तो पीनी है ना, और तुम तो जानते हो कि मैं बिना नहाए चाय भी नहीं पीती। माँ ने बाथरूम से बाहर निकलकर सफाई देते हुए कहा। ज़िंदगी भर अपनी शर्तों पर जीती आई माँ के लिए खुद को बदलना बहुत मुश्किल था, और साहिल मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। इस सब के बीच मैं खुद को भूल ही गई थी। किसी तरह तैयार होकर लेट लतीफ़ बैंक पहुंचती और शाम को बैंक से निकलते समय दिमाग में बस घर की समस्याएं ही घूमती। इससे मेरा काम भी प्रभावित होने लगा था। मेरी हालत ज़्यादा दिनों तक बैंक मैनेजर से छुपी नहीं रह सकी, और एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने कैबिन में बुला ही लिया। बैठो नीलम, क्या बात है? पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। यदि कोई समस्या ऐसी है जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो बताओ।
अपने काम में हमेशा परफेक्शन को इम्पोर्टेंस देने वाली नीलम के काम में अब खामियां आ रही हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही। सॉरी, अब मैं आगे से ध्यान रखूँगी, कहकर मैं मैडम के कैबिन से बाहर आ गई। क्या कहूँ मैडम से कि बेटियाँ कितनी भी पढ़ लिख लें, आत्मनिर्भर हो जाएं, पर अपने माता पिता को अपने साथ रखने या उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए पति का मुंह ही देखना पड़ता है। एक पति अपनी पत्नी से अपने माता पिता की सेवा करवाना तो पसंद करता है, परंतु सास ससुर की सेवा करने में अपनी हेठ ही समझता है। समाज की इस दोहरी मानसिकता से साहिल भी अछूता नहीं था। यदि वो चाहता तो माँ के साथ भली भांति तालमेल बैठाकर रोज़ नई उत्पन्न होने वाली समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकता था। और वैसे भी हम दोनों मिलकर अब तक जीवन में आई हर समस्या का सामना करते ही आए थे, परंतु जब से माँ आई है साहिल ने उसे अकेला कर दिया है। बीती यादों को सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बैठ के बगल की खिड़की के पर्दों से आती सूरज की रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुल गई। तभी साहिल ने चाय की ट्रे के साथ कमरे में प्रवेश किया। उठिए मैडम, मेरे हाथों की चाय से अपने संडे की शुरुआत कीजिए। ओह, क्या बात है, आज तो मेरा संडे बन गया। मैं फ्रेश होकर चाय का कप लेकर साहिल के बगल में बैठ गई। तो आज संडे का क्या प्लान है मैडम? मम्मी और तमन्ना भी आते ही होंगे। मम्मा, आज हम लोग वंडरेला पार्क चलेंगे फॉर हॉलीडे इन्जॉयमेंट। चलोगे ना मम्मा? और नानी भी हमारे साथ चलेगी। माँ के साथ वॉक करके लौटी तमन्ना ने हमारी बातें सुनकर संडे का अपना प्लान बताया। हाँ हाँ, हम सब चलेंगे। चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके सब तैयार हो जाओ। मेरे बोलने से पहले ही साहिल ने घोषणा कर दी। पूरे दिन के एंजॉयमेंट के बाद लेट नाइट जब घर लौटे तो सब थक कर चूर हो चुके थे और नींद के आगोश में चले गए। मुझे लेटते ही वो दिन याद आ गया जब माँ के आने के बाद एक दिन यूएसए से साहिल की माँ ने फ़ोन करके बताया कि अगले हफ्ते वो इंडिया वापस आ रही हैं। 4 साल पहले साहिल के पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद से उनकी माँ ने ही अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। साहिल 2 ही भाई बहन हैं, जिसमें से दीदी की शादी एक एनआरआई से हुई थी, तो वो विवाह के बाद ही अमेरिका जा बसी थी। पिछले दिनों उनकी डिलीवरी के समय मम्मी जी वहाँ गई थी और अब उनका वापसी का समय हो गया था, सो वो आ रही थी। दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत अटैच हैं। उस दिन मैं बैंक से वापस आई तो साहिल का मुंह फूला हुआ था। जैसे ही माँ सोसाइटी के मंदिर में गई वो फट पड़े। अब बताओ मेरी माँ कहाँ रहेगी? क्या सोचेंगी वो कि मेरे बेटे के घर में तो मेरे लिए जगह तक नहीं है। आखिर इंडिया में है ही कौन उनका मेरे अलावा जो उन्हें पूछेगा। तुम्हारे तो और भाई बहन भी हैं, मैं तो एक ही हूँ ना मेरी माँ के लिए। साहिल, थोड़ी शांति तो रखो, आने दो मम्मी जी को, सब हो जाएगा। मैंने कहाँ मना किया है उनकी जिम्मेदारी उठाने से, पर अपनी माँ की जिम्मेदारी भी है मेरे ऊपर। ये कहकर कि और भाई बहन उन्हें रखेंगे अपने पास, मैं कैसे अकेला छोड़ दूँ उन्हें? आखिर मेरा भी पालन पोषण उन्होंने ही किया है। मेरी इतनी दलीलों में से एक भी शायद साहिल को पसंद नहीं आई थी और वो अपने फूले हुए मुंह के साथ बेडरूम में जाकर टीवी देखने लगे थे। एक सप्ताह के बाद जब सासू माँ आई तो मैं बहुत डरी हुई थी कि अब ना जाने किन नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो मैं अपनी सास की समझदारी की शुरू से ही कायल रही हूँ, परंतु मेरी माँ को यहाँ देखकर उनकी प्रतिक्रिया से तो अनजान ही थी। मैंने सासू माँ के रहने का इंतज़ाम भी माँ के कमरे में ही कर दिया था, जो साहिल को पसंद तो नहीं आया था, परंतु फ्लैट में 2 ही बेडरूम में और कोई इंतज़ाम होना संभव भी नहीं था। मेरी माँ की अपेक्षा सासू माँ कुछ ज़्यादा यंग, खुशमिजाज, समझदार और सकारात्मक विचारधारा की थी। मेरी भी उनसे अच्छी पड़ती थी, इसीलिए तो उनके आने के दूसरे दिन अवसर देखकर अपनी सारी परेशानियाँ बयां करते हुए रो पड़ी थी मैं। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, तू चिंता मत कर, मैं कोई समाधान निकालती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी अपेक्षा मेरी माँ का जीवन के प्रति उदासीन और नकारात्मक होना स्वाभाविक भी था, क्योंकि पहले बेटे की चाह में बेटियों की कतार और फिर बेटे बहू की अपेक्षा। आखिर इंसान की सहने की भी सीमा होती है। परिस्थितियों ने उन्हें एकदम शांत, निरुत्साही बना दिया था। वहीं सासू माँ के 2 बच्चे और दोनों ही वेल सेटल्ड। 2-4 दिन सब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने अपने साथ माँ को भी मॉर्निंग वॉक पर ले जाना शुरू कर दिया था। वापस आकर दोनों एक साथ पेपर पढ़ते हुए चाय पीती थी, जिससे साहिल और मुझे अपने पर्सनल काम करने का अवसर मिल जाता था। दोनों किचन में आकर मेड की मदद करती, जिससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता। जब तक मैं और साहिल तैयार होते, माँ और सासू माँ मेड के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा देते। हम चारों साथ साथ नाश्ता करते और ऑफिस के लिए निकल जाते। अपनी माँ को यूँ खुश देखकर साहिल भी खुश होते। कुल मिलाकर सासू माँ के आने से मेरी कई समस्याओं का अंत होने लगा था। सासू माँ को देखकर मेरी माँ भी पॉजिटिव होने लगी थी।
एक दिन जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे तो सासू माँ बोली, नीलम, आज से तमन्ना अपनी दादी और नानी के साथ सोएगी। कितनी किस्मत वाली है कि दादी और नानी दोनों का प्यार एक साथ लेगी। क्यों तमन्ना? हाँ माँ, अब से मैं आप दोनों के नहीं बल्कि दादी और नानी के बीच में सोऊंगी। उन्होंने मुझे रोज़ एक नई कहानी सुनाने का प्रॉमिस किया है, तमन्ना ने भी चहकते हुए कहा। सासू माँ के आने के बाद मैंने भी चैन की सांस ली थी और बैंक पर वापस ध्यान लगाना शुरू किया था। अब 3 महीने तक हमारे बीच रहकर सासू माँ वापस कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली गई थी, पर इन 3 महीनों में उन्होंने मेरे लिए जो किया मैं ताउम्र नहीं भूल सकती। सच में इंसान अपनी सकारात्मक सोच और समझदारी से बड़ी बड़ी समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर सकता है, जैसा कि मेरी सासू माँ ने किया था। माँ के मेरे साथ रहने पर भी उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा था, जब मेरी बेटी मेरा ध्यान रख सकती है तो मेरी बहू अपनी माँ का ध्यान क्यों नहीं रख सकती। और मुझे फ़क्र है अपनी बहू पर कि अपने 3 अन्य भाई बहन के होते हुए भी उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा और निभाया। तभी तो उनके जाने के समय मैं फफक कर रोई थी और उनके गले लगकर बोली थी, माँ जल्दी आना। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।